हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपके सामने कक्षा 10 के फॉर्मूले लेकर आएंगे हम। आज हम लेकर आने वाले हैं पार्ट 1 है आपका वास्तविक संख्याएं, उसके महत्वपूर्ण बिंदु और उसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं उनको लेकर आए हैं हम। तो सबसे मेन बिंदु है आपका पहला, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक बार दोबारा देख लें, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपको सभी संख्याएं याद होनी चाहिए, कौन सी वास्तविक संख्याएं होती हैं, कौन सी अवास्तविक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, अपूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। दूसरा पॉइंट है, आपको फॉर्मूला सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा सवाल एग्जाम में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्त इनटू लघुत्तम समापवर्त। आपको दो संख्याएं दे दी जाएंगी, कोई सी भी दो संख्या मान लीजिए आप, एक संख्या ए एक संख्या बी, और आपको मैं से दे रखा है और आपसे ले से पूछा है। तो अगर इनमें से कोई भी एक संख्या पूछ लें आपसे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आप इससे वो सवाल पूरा कर सकते हैं। अगर हमको इन तीन की वैल्यू दे रखी है, सपोज एक की वैल्यू नहीं दे रखी, बाकी मैं से दे रखा है, ले से दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे आप सभी को पता ही होगा, बराबर के एक तरफ अगर प्लस है, अगर उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है। अगर इधर माइनस है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अगर एक तरफ गुणा है, जैसे कि इधर दे रखा है फॉर्मूले में, अगर इधर से कोई संख्या उधर ले जाएंगे तो उधर जाके वो बटे में आएगी। जैसे एक को उधर ले जाना है तो वो बटा एक यानी कि भाग एक। ऐसे अगर इधर भाग है और हमको इसको उधर ले जाना है तो वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त एक होता है तथा लघुत्तम समापवर्त उन संख्याओं का गुणनफल होता है, उन संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे आप देख सकते हैं, कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे 3 ले लिया हमने और 5 ले लिया, ये दो अभाज्य संख्या हैं। इनमें क्या कॉमन है, अगर इनके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 1 × 3 और इसके फैक्टर करेंगे तो 1 × 5। तो दोनों का महत्तम समापवर्त क्या है, महत्तम समापवर्त होता है दोनों में से सबसे बड़ा कॉमन अक्षर कौन सा है, अंक कौन सा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो हमारा महत्तम समापवर्त कितना हुआ, 1। तो आपको ये याद रखना है, आपको पहले संख्या पहचाननी है वह अभाज्य संख्या है या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या दे रखी हैं दोनों, तो महत्तम समापवर्त पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा 1 लिख देना है, आपको उत्तर, आपको उसका अंक मिल जाएगा। और अगर आपसे लघुत्तम समापवर्त पूछा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 5। लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है वो उसका मल्टीप्लाई तो होगा, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 × 3 × 5। इस प्रकार हमारा लघुत्तम समापवर्त आएगा और महत्तम समापवर्त हमेशा 1 होता है। तो ये आपके पार्ट 1 वास्तविक संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण बातें और फॉर्मूले थे जो आपको याद करने हैं। इस पार्ट 1 के करवा चुके हैं, आज हम पार्ट 2 के सूत्र पढ़ेंगे सारे के सारे, जिससे आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सूत्र पढ़ लिए सारे, अगर कोई सवाल आ गया इन सूत्र से रिलेटेड तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं। यह आपके इससे क्विक रिवीजन हो जाएगा। और पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन जिनकी किसी कारणवश तैयारी नहीं हो पाई है तो वो फॉर्मूले देख के जा सकते हैं और इनसे एग्ज़ाम में सवाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 का पहला बिंदु है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात आपसे पूछी है, जैसे आपको कोई बहुपद दे देगा, वो कोई भी समीकरण दे देगा, जैसे ये समीकरण है आपका 3x² - 2x² + 5x + 1, और इसमें आपसे पूछा है बहुपद की घात बताइए, बहुपद की उच्चतम घात कौन सी है। तो बहुपद की उच्चतम घात का मतलब होता है इसमें जो x है उसके सबसे ऊपर कौन सी घात लगी है, जितनी बड़ी घात होगी वही आपकी उच्चतम घात होगी। तो यहाँ देखिए x के ऊपर 3 है 3x² के अंदर, तो आपकी उच्चतम घात कितनी है, उच्चतम घात हुई आपकी 3।
तो उच्चतम घात 3 है तो वही आपकी बहुपद की घात भी होगी। तो बहुपद की घात क्या होती है? x की उच्चतम घात बहुपद की घात होती है। ध्यान रख लीजिएगा, x की उच्चतम घात बहुपद की घात होती है या कहलाती है। दूसरा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें x पे पावर कुछ भी नहीं दे रखी होती, यानी कि 1, x पे पावर 1। x पे पावर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? सिर्फ x लिख सकते हैं, यानी कि जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि वो 1 होता है। और ऐसे समीकरण को हम कहते हैं रैखिक बहुपद, यानी कि घात 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद यानी कि x पे पावर 2, अगर आपकी घात 2 है तो वह बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपने ऊपर देखा है ये, तो ये हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें x पे पावर कितनी है? 3। त्रि यानी 3, द्वि यानी 2, रैखिक यानी 1। x पे पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर 3। और उदाहरण आप देख सकते हैं, उदाहरण आपको दे रखे हैं। 5 नंबर है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक का मतलब क्या है? जिस पे पावर 0 हो। अगर x पे पावर 0 हुई तो उसका मान क्या हुआ? 1 हुआ। या फिर इसके मल्टीप्लाई में जो होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि बहुपद px में x का मान k रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो k उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। अर्थात यदि बहुपद px में x बराबर k है, x बराबर k रखने पर p के बराबर 0 होता है तो यह वास्तविक संख्या k बहुपद का शून्यक होता है। जैसे आपको ये समीकरण दे रखा है ऊपर पूरा, अगर सरल भाषा में समझें तो ये किसके बराबर है? px के बराबर है, क्योंकि px का पद दे रखे हैं सारे। तो ये कहना चाह रहा है, अगर x की जगह हम k रख देंगे, जितनी भी जगह x है वहाँ k रख देंगे और उसकी वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। k का मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर पूरी समीकरण का मान आपके 0 हो गया तो वह क्या कहलाता है? बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, नोट देख सकते हैं आप, जितनी बहुपद की घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे इसमें देखिए x पावर 3 है तो इसके कितने शून्यक होंगे? इसके 3 शून्यक होंगे। और द्विघात बहुपद में कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। त्रिघात में 3 होंगे और रैखिक में 1 शून्यक होगा। जैसे अगर पहला ही लें हम रैखिक बहुपद, तो 3x + 2 बराबर बराबर आपको कितना लेना है? 0 लेना है। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? -2/3। तो 1 शून्यक आपका ये हो गया। 6 नंबर देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध। आपको इसको याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि द्विघात बहुपद px बराबर a × x² + bx + c के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो शून्यकों का योग कितना होगा? शून्यकों का योग होगा आपका, फॉर्मूला याद कर लेना है आपको, सूत्र -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। यानी कि देखिए, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? x का गुणांक कितना है? b है, उससे पहले माइनस लगाना है, -b। और x² का गुणांक क्या है? a। गुणांक का मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है उसे गुणांक कहते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा कितना हुआ हमारा? -b/a। ये तो हो गया शून्यकों का योग। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इसके शून्यकों का योग कितना होगा, या फिर पूछेगा आपसे शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो शून्यकों के योग के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है, और गुणनफल के लिए क्या आपको याद करना है? अचर पद। अचर पद यानी जिसमें x मल्टीप्लाई नहीं हो रखा, तो c के साथ x मल्टीप्लाई नहीं है, तो अचर पद हो गया आपका c बटे में x² का गुणांक। बटे में हमेशा आपके x² का गुणांक रहेगा। x² का गुणांक क्या है? a। तो आपके गुणनफलों का शून्यक कितना हुआ? c/a। तो ये आपको दोनों याद रख लेने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इन दोनों को याद रख लीजिएगा, इनसे एक सवाल जरूर आता ही आता है एग्जाम में। नेक्स्ट
आपका पॉइंट है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हों तो बहुपद ज्ञात करना। आपको बहुपद के शून्यक दे रखे हैं तो आपको बहुपद कैसे ज्ञात करना है। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, जैसे ऊपर मान रखा था वैसे ही बहुपद के शून्यक यहाँ पर अल्फा व बीटा हैं, तो बहुपद क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये याद रखना है आपको। अल्फा बीटा आपने निकाला ही था। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या है, शून्यक होगा गुणनफल, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यक होगा योग। तो अल्फा प्लस बीटा कितना याद रखिए कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। आगे नेक्स्ट पॉइंट, ये 7 पॉइंट है टोटल। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के फॉर्मूलों के देखेंगे। तो आपके पार्ट 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु थे और सूत्र थे वो हमने आपको करवा दिए हैं, इन सभी को देख लीजिएगा। सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम में। 6 पॉइंट और 7 पॉइंट से और स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट हैं, इनसे सवाल ज़रूर आता है, तो इन सभी को याद कर लें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण बिंदु, क्या क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है पार्ट के अंदर, और इनके क्या क्या सूत्र हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, किन किन सूत्रों पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सभी इंक्लूड किए हैं। तो आइए पहला हम देख लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर का मतलब क्या होता है, एक चर x और दूसरा चर y। आपने देखा होगा कई समीकरण ऐसे होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें एक ही चर है, इधर x दोनों जगह x है तो ये एक चर हुआ। अगर आपका x के अलावा y होता है तो दो चर हो गए, और z होता है तो तीन चर हो गए। यहाँ पर दो चर दे रखे हैं, यानी कि x और y के अंदर समीकरण आएगा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक यानी कि x ओनली, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपका रैखिक समीकरण हुआ, पहली बात। दूसरा, इनके मध्य हमको दो हम रैखिक समीकरण ले लेंगे और उनके बीच में तुलना करेंगे, और तुलना करने पर जो आएंगे वैल्यू उन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, दूसरा, और इसके बाद में तीसरा चौथा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की प्रकृति देखते हैं हम, हलों की क्या प्रकृति रहेगी। इन पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं बनकर। तो आपको दे रखा है, यदि समीकरण दे रखे हैं आपको a1x प्लस b1y प्लस c1, एक समीकरण आपका ये रहा, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो ये दूसरा समीकरण है। तो इन दोनों के बीच में तुलना करनी है, इनके अनुपातों की तुलना करना है अब हमको। तो ये देखिए, आपको एक सारणी दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको पूरी ये सारणी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लिख लें, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये। इससे आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे इस प्रश्नावली से, पार्ट 3 से, तो इसको ज़रूर याद करें। देखिए, अगर आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इनसे जो रेखाएं बनेंगी वो की रेखाएं कौन सी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और सिर्फ एक हल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल रहेगा, उसके अलावा कोई हल नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल। और जो भी आपके दे रखा है संगत है या असंगत, तो ये हमेशा संगत रहेगा, एक हल आया है संगत रहेगा। तीनों चीज़ याद रखनी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, केवल एक हल और संगत। अगर आपके स्टार्टिंग के दोनों a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर हों, लेकिन ये दोनों किसके बराबर नहीं हो, c1/c2 के। ये देखिए, स्टार्टिंग के दोनों बराबर हैं और c1/c2 के ये बराबर नहीं है, तो ये कौन सी रेखाएं हुई, ये रेखाएं हुई हमारी समांतर रेखाएं, और इससे हमारा कोई भी हल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा c1/c2 बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं बनेगा, और जो रेखाएं होंगी वह असंगत होंगी। तीसरा है हमारा तीनों चीज़ बराबर, a1/a2 बराबर किसके, b1/b2 के, और ये दोनों किसके बराबर, c1/c2 के। तो ये कौन सी रेखाएं हुई, समपाती रेखाएं हुई, और
इनसे कितने हल बनेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। बहुत सारे हल बन सकते हैं इससे। हम वैल्यू डालते जाएंगे और आपको आंसर मिलता जाएगा और ये होंगे हमारे संगत। तो इस पूरी सारणी को याद रखें आप। मेन चीज़ इसको ज़रूर याद रखें, इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। तो आपकी विधियाँ कौन कौन सी है? आपसे एवरेज में पूछ सकता है या फिर नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है एक शब्द में आंसर वाले। कितनी विधियाँ हैं? पहला है ग्राफिक विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। ग्राफिक विधि और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में भी आपके दो विधि आती हैं, विस्थापन विधि और विलोपन विधि। विस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो ये थे हमारे पार्ट नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपका पार्ट, इसके महत्वपूर्ण बिंदु और ये फॉर्मूले। इनको आप फॉर्मूले भी कह सकते हैं या अनुपातों की तुलना वालों को। ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। इनसे आपके एवरेज वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर मिलान करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन तो इनसे आएगा ही आएगा। तो आपको ये पार्ट 3 याद रखना है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के महत्वपूर्ण बिंदु और सूत्रों के बारे में। आपका पार्ट 4 है द्विघात समीकरण। इसका पहला बिंदु रहने वाला है आपका द्विघात समीकरण का वह समीकरण जिसमें चर x की उच्चतम कोटि 2 होती है। द्विघात यानी x की पावर 2, वो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। और जिसमें x की पावर 1 रहती है, यानी कि x पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ x दे रखा होता है, वो हमें आपको पिछले उसमें बताया था, उन्हें कहते हैं हम रैखिक समीकरण। जिसमें घात 1 रैखिक समीकरण, जिसमें घात 2 द्विघात समीकरण और जिसमें घात 3 वो त्रिभुज समीकरण। तो आपको एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हैं, बस x पे पावर 2 रहनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए x² + 2x + 1 = 0, या फिर आप x² - 9 = 0। और कई बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। बस x पे पावर 2 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम अगर है तो उसके साथ में x² होना चाहिए। जैसे कि आप रैखिक पहला समीकरण देख सकते हैं, x² + 2x + 1। अगर 2x + 1 दे रखा है तो ये रैखिक समीकरण हुआ, द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। अगर इसके साथ में हमने जोड़ दिया है x² तो ये द्विघात समीकरण हो गया। यानी कि एक ना एक पद x² वाला होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। x² या इससे नीचे के पद होने चाहिए, द्विघात समीकरण कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप तो आप सभी को पता ही है, ax² + bx + c = 0। ये आपका मानक रूप हुआ। ये आगे तक आपके ये समीकरण काम आएगा। तो इस समीकरण को आप देख सकते हैं, हमेशा ये सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। इसमें जो वैल्यू रहेंगी ए बी सी की वो चेंज हो जाएंगी, ये अचर हैं। तीसरा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, इन्हें हम निम्न विधि से हल कर सकते हैं। आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है, कोई भी आपको समीकरण दे दिया और उसमें पूछ सकता है इसके 2 मूल के बारे में। तो पहला है गुणनखंड विधि। इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं गुणनखंड विधि को। देखिए आपने एग्जाम्पल लिया x² + 5x + 6। हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप 5x के 2 टुकड़े करें जिससे आप दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे और वैल्यू निकल जाएगी। बराबर भी आपको कैसे करना है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई x² और प्लस में 6 दे रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ 6x²। बीच वाले के टुकड़े इस हिसाब से करना है कि आपका जोड़ने पर या घटाने पर जो भी है वो आए 5x और मल्टीप्लाई करने पर आया है आपका 6x²। मल्टीप्लाई करने पर 6x² आना चाहिए। जैसे अगर हमने इसका मल्टीप्लाई करा 3x + 2x, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 5x बनेगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 2x को तो क्या बनेगा 6x² बनेगा। इस हिसाब से हमको टुकड़े करने हैं। तो ये देखिए सबसे पहले x² का गुणांक तथा अचर पद का गुणनफल करते हैं। जैसे कि आपको बताया है x² का गुणांक क्या है x, इसका अचर पद क्या है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है,
वही तरीका है, एक को हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो एक इससे लिया और 6, तो 1 इंटू 6, 6 हमारी वैल्यू आ गई। और दूसरा क्या है, अब x के गुणांक 5 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में लिखते हैं जिनका गुणा करने पर 6 एक्स स्क्वायर का वैल्यू आए और योग करने पर 5x आए। जैसा कि आपको अभी बताया था, इस तरीके से करना है। ये देखिए 5x के टुकड़े करे हैं 2 और 3 के अंदर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा और जोड़ा तो 5x आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके टुकड़े कर लिए, ये टुकड़े हो गए। अब स्टार्टिंग की दो वैल्यू लेंगे, टुकड़े इस हिसाब से करना है कि दोनों में से कॉमन आ जाए। ये देखिए स्टार्टिंग की दो और ये लास्ट की दो, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन आएगा, दोनों में से x कॉमन आएगा। x कॉमन आएगा तो एक में बचेगा x और दूसरे में बचेगा 2। इस प्रकार इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से 3 कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। तो आपको देखना है ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए, x प्लस 2 इधर और x प्लस 2 इधर, दोनों कॉमन है। तो इन दोनों को बाद में कॉमन ले लेंगे। ये देखिए कॉमन ले लिया, x प्लस 2 कॉमन और इधर x प्लस 3 और इक्वल टू में क्या दे रखा है 0। तो इनकी वैल्यू हम अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से -3, तो प्लस की कोई वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x उधर जाके -3 हो गया, तो x की वैल्यू एक आ गई -3। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई -3 और -2। इस तरीके से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या हुए हमारे -3 और -2। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चनों में आ सकता है, इसलिए मिस नहीं करना है। समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो देखें, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है द्विघाती सूत्र, जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य विधि। ये सूत्र क्या कहता है, सीधा सीधा आपको द्विघात समीकरण बता रखा है, जो स्टैंडर्ड होता है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इससे हमको क्या निकालना है, द्विघाती सूत्र से क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है। b की क्या, x की वैल्यू निकालनी है। हर जगह हम x की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें भी x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर -b, माइनस हमेशा आगे रहेगा और अगर वो खुद माइनस इधर वैल्यू आती तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अदरवाइज इधर हमेशा -b रहेगा। -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन, पूरा अपॉन है, पूरे के अंदर बटा है, बटा 2a। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे भी कई क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं, तो इसको भी याद रखना है। और ऊपर जो तीसरा पॉइंट था, तीसरे पॉइंट के पहले और दूसरे दोनों याद रखने हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट है इसका, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति याद करना कि प्रकृति कैसी होगी। आपको समीकरण दे रखा है द्विघात समीकरण, उससे आपको क्या करना है, b² -4ac, b² -4ac अगर ये बड़ा है 0 से, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट है, अगर ये बराबर हुआ 0 के बराबर हुआ तो मूल क्या होंगे इसके, वास्तविक और बराबर होंगे। बराबर है इसलिए बराबर, और बड़ा है तो भिन्न, और छोटा है तो क्या होंगे, मूल वास्तविक ही नहीं होंगे। तो ये कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसके मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे। ये तीनों पॉइंट हैं, तीनों को याद कर लें। और जिसको समझ में नहीं आया दोबारा एक बार रिपीट करें, रिपीट पे देखें बार बार वीडियो, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 5 कक्षा 10 समांतर श्रेणियों के महत्वपूर्ण बिंदु और उनके फॉर्मूलों के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट सूत्र रहने वाले हैं और बिंदु रहने वाले हैं उनकी हम चर्चा करेंगे आज। समांतर श्रेणियाँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके अंदर पहला बिंदु है आपका समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सार्व अंतर d। आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, या तो a पूछ लेगा या d पूछ लेगा, इस हिसाब से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो पूरा बात करें हम इसकी, तो समांतर श्रेणियों का पहला पद
ए मानते हैं और जो सार्वंतर होता है उसको डी मानते हैं, और किसी भी पद में उसके पीछे वाला पद घटाकर ये हम ज्ञात करते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद पूछते हैं, तो यदि ए बी पद का प्रथम पद ए पी होता है यहाँ पर समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होगा आपके ए एन, ये nवां पद बोलते हैं इसको, nवां पद पूछे आपसे तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी सार्वंतर, ए आपका प्रथम पद और एन आपका जो पद दे रखा है वो, उस पद में से एक घटाना है आपको। थर्ड पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। आपसे पूछा जाएगा जैसे कोई संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और उसके 10 पदों का योग कितना हुआ, तो 1 से स्टार्ट हो रही है, आपको अंतर बता देंगे और पूछ लेंगे आपसे उनके पदों का योग कितना होगा। तो योग को हम डिनोट करते हैं एस एन से, और टोटल जो पद हैं उसमें 2 का भाग देना है और पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा आपका 2a प्लस एन माइनस वन, और ये मल्टीप्लाई होगा डी, और ब्रैकेट बंद कर देना है आपको। ये आपका पूरा फॉर्मूला रहने वाला है। अगर ये नहीं दे रखा हो, आपसे सवाल पूछ रखा हो, आपको दे रखा हो पहला पद और लास्ट का पद, पहला पद और लास्ट का पद दे रखा है आपको, और आपसे पूरा योग पूछा जाए, तो भी आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एल होगा आपका अंतिम पद। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला है। अगर पहला पद और अंतिम पद दे दे तो भी आप आसानी से इसके पदों का योग निकाल सकते हैं, और आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको याद रह जाए उस हिसाब से हमने ब्रैकेट में शब्दावली भी लिख रखी है। प्रथम पद को ए कहते हैं, सार्वंतर को डी कहते हैं, पदों की संख्या को एन कहते हैं, nवां पद ए एन होता है और अंतिम पद एल होता है, और पदों का योग एस एन होता है। तो ये पार्ट 5 के इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, और ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, और एक क्वेश्चन इनसे ज़रूर बन के आता है। इन 3 फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। और वो लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बिंदु 3 से आएगा, और स्मॉल क्वेश्चन आएगा तो बिंदु 2 से आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 6 त्रिभुज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 6 त्रिभुज, उसके इम्पोर्टेंट बिंदु, और अगर फॉर्मूले होंगे इसमें तो उनको भी हम देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण बिंदु और सूत्रों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पार्ट 6 त्रिभुज के महत्वपूर्ण सूत्र और बिंदु। कक्षा 10 का मैथ का सब्जेक्ट है, उसका पार्ट है त्रिभुज। तो पहला बिंदु है आपका समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? एवसादे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं, एक शब्द या एक वाक्य वाले। आपको पूरी परिभाषा दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये आकृतियाँ कौन सी कहलाती हैं, या फिर ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे आपको। समरूप आकृति, सर्वांग सम आकृतियाँ, इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी आकृति है। तो पहला बात कर लेते हैं हम समरूप आकृति। तो समरूप से तात्पर्य समान रूप से है। सम यानी समान और रूप यानी आकार। समरूप से तात्पर्य सामान्य रूप से है, अर्थात वे आकृतियाँ जिनका रूप या आकार समान होता है समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि इसको इस प्रतीक के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगर आपको ये प्रतीक दिख जाए तो समझ जाइए ये समरूप का प्रतीक है। दूसरा बिंदु है सर्वांग सम आकृतियाँ। सर्वांग सम को कैसे डिनोट करते हैं? इक्वल के ऊपर ऐसे, अगर खाली ये आए तो समरूप, और इसके नीचे बराबर का निशान भी आए तो वो सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाएंगी। तो सर्वांग सम से तात्पर्य है सभी अंग समान हैं, अर्थात वे आकृतियाँ जिनका रूप आकार समान होने के साथ साथ
उनके सभी माप भी समान हों सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। और सर्वांग सम के लिए हम प्रतीक कौन सा यूज करते हैं, ये वाला। समरूप के लिए ये वाला नोट दे रखा है आपको। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु इसके विपरीत सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होती। यानी कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियाँ होती हैं उनको आप समरूप कह सकते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियों को आप सर्वांग सम नहीं कह सकते। तीसरा बिंदु है समरूप त्रिभुज। दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको और उनसे पूछा जाए कि ये समरूप हैं या नहीं, तो उनको कैसे निकालेंगे आप। उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अगर उनके कोण दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए ये दो त्रिभुज हैं, एक मान लीजिए आप ABC और ये मान लीजिए PQR। तो ऊपर वाला कोण कौन सा है, A, तो इधर वाला ऊपर का कोण कौन सा है, P। तो ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए, ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। और इधर से B और इधर से Q बराबर होना चाहिए, इधर से C और इधर से R बराबर होना चाहिए। या फिर और क्या होना चाहिए, इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। भुजाओं का जो अनुपात रहेगा वो भी बराबर रहेगा। इधर से AB और उधर से PQ, AB अपॉन PQ ये बराबर किसके होगा, BC अपॉन QR के और AC अपॉन PR के। इसके अलावा जो हमारा रहने वाला है चौथा बिंदु, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आपसे ये प्रमेय काफ़ी बार पूछी जाती है। आधारभूत समानिकता प्रमेय ये कौन सी होती है, आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं एक ही आकृति के अंदर, ये पूरी आकृति है ABC, इसके अंदर एक समांतर रेखा खींची गई है DE। तो दो त्रिभुज बन गए हमारे, बड़ा वाला ABC और छोटा वाला ADE, दो त्रिभुज बन गए। और इनको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार DE समांतर होगा BC के, बिल्कुल सही है, DE समांतर है BC के। और AD, ये वाला AD, ये अनुपात DB ये किसके बराबर होगा, AE अनुपात EC के बराबर होता है। और इसका विलोम जो होता है यानी कि विपरीत, वो भी सत्य है। यानी कि पॉइंट जो 5 है आपका, त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ वो कौन कौन सी होती हैं, AAA यानी कि तीनों कोण बराबर होने चाहिए, जैसे कि आपको बताया था, A बराबर P के, B बराबर Q के और C बराबर R के। इसके अलावा दूसरा है AA यानी कि दो संगत कोण बराबर हों, दो संगत कोण, दोनों में से कोई दो संगत कोण ले लीजिए, A और B और उधर से P और Q ये बराबर होने चाहिए। अदरवाइज SSS यानी कि तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हों। तीनों भुजाएं बताई थी आपको, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। इसके अलावा चौथा है आपका SAS। तो मोस्टली आपसे SAS ये पूछा जाएगा काफ़ी बार, और बाकी तीन भी आपको याद रखने हैं। ये होता है एक संगत कोण बराबर हो तथा दो संगत भुजाएं समानुपाती हो। एक कोण ले लीजिए आप और दो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ये हैं हमारे त्रिभुज की कसौटियाँ समरूपता की। तो ये थे इम्पोर्टेंट बिंदु पार्ट 6 त्रिभुज के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें जिससे एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पार्ट है 7 नंबर निर्देशांक ज्यामिति, उसके महत्वपूर्ण बिंदु और क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले रहने वाले हैं, सूत्र रहने वाले हैं, जिनसे आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के पहले पॉइंट से। पहला है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु होते हैं आपके एक्स और वाई पॉइंट पे जो मूल बिंदु रहते हैं जिनके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। मूल यानी जड़ से निकलना। तो आपके x की वैल्यू रहेगी 0 और y की वैल्यू भी 0 रहेगी, उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए, x अक्ष तथा y अक्ष जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं मूल बिंदु कहलाता है। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये देखिए
ये जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट है इसे मूल बिंदु कहा जाता है। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। नेक्स्ट पॉइंट है भुज तथा कोटि। किसी बिंदु x, y का x निर्देशांक भुज तथा y निर्देशांक कोटि कहलाता है। तो ये देखिए, ये कहलाएगा आपका भुज x वाला और y कोटि वाला कहलाएगा आपका कोटि। y निर्देशांक कहलाएगा आपका कोटि। तो ये कोटि हुआ और ये भुज हुआ। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि का मान 0 होता है तथा y अक्ष पर किसी बिंदु का भुज का मान 0 होता है। इसको दोबारा इसी लाइन से समझते हैं। इस लाइन पर हमेशा आपकी y की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। ये x वाली लाइन है, इस पर y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। और ये जो y वाली लाइन है जिसे हम कोटि कहते हैं, इस पर x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तीसरा पॉइंट है दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 3rd, 4th, 5 और जो लास्ट का है 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये तो आपको नॉर्मल पता ही होना चाहिए, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र। आपको x1, x2 इनकी वैल्यू दे दी जाएगी, y1, y2 की वैल्यू दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इन दो बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी होगी। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, x1 माइनस x2, इसका स्क्वायर करना है ब्रैकेट बंद करके, फिर आपको प्लस करके y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करके पूरे इसका आपको वर्गमूल लेना है, रूट लेना है। ये आपकी दूरी कहलाएगी। इसे आप PQ से भी डिनोट कर सकते हैं, AB से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु यानी 0,0, तो ऑटोमेटिक इन दोनों में से एक 0 हो जाएगा, इन दोनों में से एक 0 हो जाएगा। अब एक 0 हुआ तो आप सीधा सीधा x² प्लस y² करके इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इससे आपकी मूल बिंदु से दूरी आ जाएगी। 5 है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कहता है कि आपको कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, उससे आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा m1 x2। अगर 1 आ रहा है m तो x2 आएगा या फिर y2 आएगा। तो 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ऊपर x2 x1 है तो हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? x की। और अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने लिखा नहीं है। और लास्ट है इसमें इम्पोर्टेंट, वो है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछा जाए तो x क्या रहेगा? x बराबर x1 प्लस x2, जो भी आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं उनको जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। इसी प्रकार y के निर्देशांक निकालना है आपको, तो दोनों y के पॉइंट हैं उन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए। इस तरीके से आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन सारे पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरे पार्ट की तैयारी हो जाएगी। इन फॉर्मूले को आप रट के चले जाइए। आपके अगर एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आया तो आप सीधे सीधे इन फॉर्मूले का यूज करके पूरा सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये थे पार्ट 7 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूले। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें, जिससे वहाँ से आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पार्ट है गणित का 8 नंबर त्रिकोणमिति का परिचय। उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या रहने वाले हैं और उनसे कौन कौन से सूत्र निकल कर आएंगे, सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको सारे बिंदु याद हो जाए, फॉर्मूले याद हो जाए। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इन फॉर्मूले की मदद से आसानी से कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था निर्देशांक ज्यामिति,
जितने भी निर्देशांक थे, मूल बिंदु के निर्देशांक और उनके फॉर्मूले, मध्य बिंदु ज्ञात करना, सब चीज़ हमने बताई थी। अब पार्ट 8 के महत्वपूर्ण बिंदु और फॉर्मूले देखते हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड। तो पहला जो सब पॉइंट रहने वाला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता ही होगा, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है और समकोण में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, बाहु यानी भुजा, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर। और समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। ये देखिए, ये त्रिभुज है और इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है या फिर समकोण होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यदि थीटा न्यून कोण हो तो, थीटा न्यून कोण मान लिया हमने। ये देखिए, ये हमेशा लंब रहेगा, नीचे वाला जो लेटा रहता है भुजा उसको आधार मानते हैं, और जो टेढ़ी है दोनों को मिलाने वाली उसको हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण होती है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा कर्ण है। और लंब होता है न्यून कोण के सामने वाली भुजा। ये यहाँ पर हमारा न्यून कोण दे रखा है, तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा न्यून कोण हुई। और कर्ण तथा न्यून कोण के को मिलाने वाली भुजा, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है। इन दोनों को कौन सी भुजा मिला रही है? ये वाली। तो ये हमेशा आधार कहलाएगी। तो हमें एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, ये आपका कर्ण है, इसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल मतलब इंग्लिश में लिखना है आपको, लाल LAL, और कक्का KA। तो देखिए, आपके सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर इसके रिवर्स में आता जाएगा कॉट थीटा, इसका जो रिवर्स हुआ सेक थीटा, इसका रिवर्स हुआ वो कोसेक थीटा। तो जो आपका चक्र चलेगा वो चलेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस तरीके से आपका चक्र चलेगा। तो अब आपको सीधा सीधा याद रखना है, पहले आपको चक्र याद रखना है। चक्र याद रखने के बाद में आपको लाल बटे कक्का याद रखना है। लाल बटे कक्का मतलब L से लंब, A से आधार और K से कर्ण। L क्या होता है? लंब होता है, A आधार और K कर्ण होता है। तो साइन, ये स्टार्टिंग वाला साइन, बीच वाला कॉस और लास्ट वाला टेन। अब इसके रिवर्स करते जाएंगे तो ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। ये अगर आपने याद कर लिया तो ये त्रिकोणमिति का आधार है। ये आपने याद कर लिया तो ये समझ लीजिए आपके स्टार्टिंग की जो याद कर त्रिकोणमिति कैसे निकाली जाती है। अगर आपने लाल कक्का याद रख लिया तो आपको ये समझ लीजिए बहुत कुछ आ गया। लाल कक्का और पाइथागोरस प्रमेय दोनों को याद कर लीजिए। और अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो ये तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये उससे निकाले गए हैं। साइन थीटा मतलब L और उसके नीचे A, L बटा A, लंब बटा कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बटा आधार। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब। उल्टा कर देंगे हम इसको, साइन को, तो वो कोसेक आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे आपको बताया था हमने, साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। कोसेक किसका? साइन का। तो साइन क्या होगा? साइन थीटा होगा हमारा 1 बटा कोसेक थीटा। लाल कक्का याद रखिए, इससे सब ये सब उसी से निकाले हुए हैं। और हमने क्या निकाला था? कॉस निकाला था। दोनों आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं। कॉस क्या निकाला था? 1 बटा सेक थीटा। और सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा इधर आ जाएगा, कॉस थीटा इधर आ जाएगा। तो सेक थीटा क्या होगा? 1 बटा कॉस थीटा। तो ये सब एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो इनको याद कर लीजिए। ये आपका पूरा टेबल है,
ऊपर आपने लाल कक्का याद कर लिया तो उससे ये सब आसानी से निकल जाएंगे। टेन थीटा व कॉस थीटा, इनको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार कॉट आपको पता है ये टेन का उल्टा होता है, तो जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा है उसको उल्टा कर दीजिए, वो हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, वो कॉट थीटा बन जाएगा। और कुछ विशिष्ट कोण हैं, ये कोण तो आपको याद होने चाहिए, इसके बिना त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं है। ये सारणी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है। साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। इस प्रकार ये आपके कोण दे रखे हैं, इन कोणों को इन सभी के साथ मिलाते जाएंगे, इन सभी के साथ आप इन कोणों को मिलाएंगे और आपकी वैल्यू आती जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के। अगर आपने ये याद रख लिए तो त्रिकोणमिति ये समझ लीजिए आपने आधी याद कर ली। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो बुक है गणित की, उसके पाठ 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसके महत्वपूर्ण बिंदु और उसके अंदर क्या क्या फॉर्मूले रहने वाले हैं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम पाठ 8 का कुछ टॉपिक रह गया था उसके बारे में देख लेते हैं। वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमेशा ये 1 रहेगा, आप थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू रख दें ये हमेशा 1 ही आएगा। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमेशा रहेगा किसके बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो ये तीनों बिंदु आपको याद होने चाहिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 9 का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पहला बिंदु है इसका दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है, हमारी आँख को प्रेक्षक की आँख को, यानी कि हमारी आँख को प्रेक्षक की आँख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे ये पेंसिल दे रखी है, हमारी आँख से पेंसिल हम देख रहे हैं तो ये हुई हमारी दृष्टि रेखा, और नीचे वाली रेखा हुई क्षैतिज रेखा। दूसरा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, यदि कोई वस्तु हमारी आँख से ऊपर होती है अर्थात दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है तो इसके मध्य बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तो ये हमारा जो कोण बन रहा है यहाँ पर बीच में, ये हुआ हमारा उन्नयन कोण। ये देखिए दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वह कहलाता है उन्नयन कोण। थर्ड बिंदु है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, यदि कोई वस्तु हमारी आँख से नीचे होती है अर्थात दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे होती है तो उनके मध्य बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है। दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है तो कौन सा कोण बनता है उन्नयन कोण। अगर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे बनती है तो वह कोण होता है अवनमन कोण। तो ये देखिए क्षैतिज रेखा हमेशा सीधी रहेगी, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, लेकिन हमारी जो वस्तु है वो नीचे है तो हमें नीचे देखना पड़ रहा है, तो नीचे ये हमारी हुई दृष्टि रेखा, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वह हुआ अवनमन कोण। तो अवनमन कोण बराबर हो सकता है उन्नयन कोण के, यह बराबर होता है अवनमन कोण उन्नयन कोण के। तो ये 3 बिंदु आपको याद रखने हैं और इनसे जुड़े हुए सवाल आपको आएंगे। जैसे कि आपने किसी मीनार को देखा, या दीवार, पेड़, इनकी ऊंचाई दे रखी है आपको और कोण दे रखा है, तो आपको आसानी से जो पूछा जाए उनकी लंबाई, दूरी, वो इनसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 10 व्रत के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लाइक शेयर जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 10 व्रत कक्षा 10 का, उसके महत्वपूर्ण बिंदु और क्या क्या फॉर्मूले रहने वाले हैं व्रत के, सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वृत्त की। वृत्त क्या होता है? एक सर्किल होता है, राउंड सर्किल। और प्रतिच्छेद क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रतिच्छेद करना यानी कि काटना। और अप्रतिच्छेद क्या होता है? अप्रतिच्छेद होता है यानी कि जिसने काटा नहीं है, ऐसी रेखा जो सर्किल को काटती नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि जिसने वृत्त को काटा नहीं है, ऐसी रेखा। ये देखिए, एक वृत्त ले रखा है हमने और उसके साइड में हमने एक रेखा खींच रखी है, प्रतिच्छेदी रेखा, जो इसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। दूसरा है छेदक रेखा, जो वृत्त को बीच में से काट रही है। छेदक रेखा बोल सकते हैं या प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं। और तीसरा है स्पर्श रेखा। स्पर्श यानी सिर्फ छुआ है, उसको स्पर्श किया है सिर्फ। तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये स्पर्श रेखा, ये छेदक रेखा और ये अप्रतिच्छेदी रेखा। और इनकी परिभाषा पूछी जाए तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, वह रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। और छेदक रेखा क्या होती है? वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब वो दो बिंदु कोई से भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, सिर्फ दो बिंदु काटे हैं, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, ये भी हो सकता है। तो सिर्फ दो बिंदुओं पे काटनी चाहिए, वह छेदक रेखा कहलाएगी। और स्पर्श रेखा क्या है? वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है, सिर्फ एक बिंदु ऊपर से ले लीजिए, हल्का सा टच होना चाहिए बस, उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। इसमें आपसे कहा गया है वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये देखिए, ये वृत्त है हमारा, एक रेखा ये गई, एक रेखा ये, एक रेखा, एक रेखा, किसी भी बिंदु पर ये सारी स्पर्श रेखाएं कितनी भी ले लीजिए आप, इसलिए बोला गया है वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। परंतु वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु P पर वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर आपने कोई सा भी पॉइंट ले लिया, सपोज ये पॉइंट ले लिया वृत्त पर, तो इस बिंदु से आप सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसके अलावा नहीं खींच सकते। आप ट्राई कर लेना, इसके अलावा आप खींच नहीं पाओगे, या तो ये इसको काटेगी या फिर इससे दूर चली जाएगी। सेकंड बिंदु है आपका, पहला बिंदु हो गया आपका, एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा है वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर आपने पॉइंट P को वृत्त के बाहर लिया है, जैसे ये पॉइंट, ये वृत्त है आपका और कोई पॉइंट यहाँ ले रखा है आपने P, तो इससे आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक इधर चली जाएगी और एक इधर चली जाएगी। ये सिर्फ आप दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और तीसरा है, अगर वृत्त के अंदर P बिंदु लिया आपने तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। आप ट्राई करेंगे, ऐसे करेंगे, इधर भी खींचेंगे, तो ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ना कि स्पर्श कर रही है। तो ये तीनों बिंदु याद रखना है। तो पहले इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हुई? एक हुई, दूसरे में दो हुई और तीसरे में 0 हुई। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमेय। याद रखनी है आपको, प्रमेय पूछी जाती हैं बहुत और उनको सिद्ध करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो पहली प्रमेय है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर आपने कोई पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट से इस एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक इधर खींचेंगे, तो दोनों की लंबाई हमेशा बराबर रहेगी। तो आपको याद रखना है PA बराबर PB। फोर्थ पॉइंट है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आपने कोई पॉइंट लिया, ये वृत्त, और कोई पॉइंट P ले लिया, इससे एक स्पर्श रेखा आपने खींच दी और आपका वृत्त का सेंटर क्या हो गया? O। इससे अगर आप इस पर रेखा खींचेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगी? इस पर लंब होती है, हमेशा क्या रहेगी? लंब होगी। यानी कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये बनाएगी 90 डिग्री का कोण। तो ये थी प्रमेय नंबर 2। तो ये थे पार्ट 10 के महत्वपूर्ण बिंदु और उनकी प्रमेय। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें, जिससे एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं वृत्त से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल हैं जो आपके पार्ट 11 के अंदर आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो सब्जेक्ट है मैथ का, उसके पार्ट 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के महत्वपूर्ण बिंदु और कौन कौन से क्षेत्रफल रहने वाले हैं सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि क्या हुई? ये आपका वृत्त है तो इसका एक चक्कर लगाना आपकी परिधि हुई। तो परिधि क्या हुई? 2πr। परिधि आपकी हुई 2πr। आर यहाँ पर क्या है? आर आपकी त्रिज्या है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल हुआ आपका πr²। पाई की वैल्यू आपको याद रखनी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और अगर पॉइंटों में देखें तो इसकी वैल्यू होती है 3.14। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, 22/7 या फिर 3.14। और ये आपके वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर किसी वृत्त में से हम एक छोटा सा टुकड़ा कट करते हैं और उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए तो ये देखिए, ये आपका पूरा वृत्त है, इसमें से आपने छोटा सा टुकड़ा कट किया। ये छोटा वाला टुकड़ा क्या कहलाया? लघु त्रिज्यखंड। और बड़ा वाला टुकड़ा क्या कहलाया? जो ऊपर वाला टुकड़ा है वो दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आपको कैसे याद रखना है? पूरा क्षेत्रफल क्या होता है आपका? πr²। और आपको कोण बना है, यहाँ पे देखिए थीटा डिग्री कोण बन रहा है आपका। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ? πr² इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू आपको नहीं पता इसलिए थीटा लिखना है। और बटे में क्या आएगा? हमेशा 360 डिग्री आएगा, बटे में 360 आएगा। तो πr² इंटू थीटा बटा 360, यह आपका हुआ थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और अगर इसकी लंबाई पूछी जाए आपसे, किसकी लंबाई पूछी जाए? थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप AB की लंबाई पूछी जाए आपसे। ये देखिए AB, इसकी आपसे लंबाई पूछी है कि आपने कितना काटा है, उसकी लंबाई बताइए। तो परिधि में से काट रहे हैं आप। ये देखिए ये परिधि है और परिधि के एक टुकड़े की वैल्यू पूछी आपसे। तो परिधि का आपको अभी बताया था फॉर्मूला, क्या आएगा? 2πr। और थीटा के लिए पूछा है तो ऊपर थीटा, नीचे 360 डिग्री, जैसे कि आपको बताया था। सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना है। अंदर की वैल्यू पूछी जाए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता है πr²। और इनटू में आपको मल्टीप्लाई करना है थीटा बटा 360 डिग्री। ऐसे ही लंबाई पूछी जाए तो परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे और मल्टीप्लाई में क्या करना है? थीटा बटा 360। और आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरा क्षेत्रफल क्या है आपका? पूरा क्षेत्रफल है आपका πr²। और छोटे टुकड़े का आपको क्षेत्रफल पता ही है, क्या है? πr²। थीटा बटा 360 डिग्री, ये आपको उसमें से घटा देना है। ये देखिए πr² माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आपने ऊपर याद किया था, ये वाला πr² में से ये वाला घटा देना है, आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका पूरा वृत्त है, इसमें से आपने कोई एक चाप काट दिया है, एक AB लाइन का। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको अभी ऊपर बताया था, वो याद रख लेना है। उसमें से आपको क्या करना है? कोई भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है आपका, उसकी वैल्यू को इसमें से घटा देना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप निकालना जानते ही हैं। तो OAB आपका त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल को इसमें से घटा देना है, आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ? ये देखिए πr² थीटा बटा 360 डिग्री, ये तो हुआ आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और OAB का क्षेत्रफल कितना हुआ? 1/2
आई आर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये लघु वृत्तखंड है आपका, ये वाला, इसमें से इसको घटा देना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस पार्ट के हैं, और फॉर्मूले इन सभी को आपको याद रखना है, ये कैसे बनते हैं और क्षेत्रफल क्या रहने वाले हैं, सभी को रट लेना है, क्योंकि आपके सीधे सीधे एग्जाम में सवाल पूछ लेंगे फॉर्मूले बेस्ड। फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें, जिससे एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो सब्जेक्ट है गणित का, उसके पार्ट 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होने वाले हैं, जैसे घनाभ हुआ, घन हुआ, और भी जितनी आकृतियाँ हैं, सभी के क्षेत्रफल और उनके आयतन क्या क्या रहने वाले हैं, सभी के सूत्रों को आपको याद करवाएंगे। तो आप इन सभी को रट लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सारे सूत्र याद हो गए तो एग्ज़ाम में कोई भी इनसे सवाल आएगा तो आप सीधे फॉर्मूले डाल के उनको कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घनाभ की। घनाभ में क्या क्या चीज़ होती है, लंबाई हुई, उसकी चौड़ाई हुई और ऊंचाई हुई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करनी है सबके साथ, तो ब्रैकेट में ले लें। सबसे पहले लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, फिर प्लस लगा के चौड़ाई इंटू ऊंचाई करेंगे, फिर प्लस लगा के ऊंचाई इंटू लंबाई करेंगे। यानी कि सबसे पहले लेना है लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। लंबाई का चौड़ाई के साथ कर देंगे, लंबाई का ऊंचाई के साथ कर देंगे, और बचा क्या, ऊंचाई और चौड़ाई बची, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को जोड़ के 2 का गुणा कर देना है। ये हुआ आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको याद कर लें। सेकंड है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन निकालना है आपको। आयतन निकालने के लिए जितनी भी सतह होती हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 सतह बताई दी आपको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आपको ये याद रखना है, घनाभ का आयतन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका घन। घन में क्या होता है, आपकी जितनी भी भुजाएं होती हैं सब बराबर होती हैं। तो आप अगर आपने घनाभ का क्षेत्रफल याद कर लिया और घनाभ का आयतन याद कर लिया, तो घन का अपने आप याद हो जाएगा आपको, क्योंकि सभी की लंबाई बराबर होती है। तो आप लंबाई, सभी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी को ए मान सकते हैं, क्योंकि हर बराबर रहता है। तो आप ऐसे करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इन सबकी लंबाई भुजा बराबर है, तो आप ए रख सकते हैं, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तीनों क्या हो गए, 3a स्क्वायर, और बाहर किससे मल्टीप्लाई है, 2 से, तो ये क्या बन गया, 6a स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। इसी प्रकार घनाभ का आयतन निकालेंगे आप, तो ये देखिए, यहाँ a रखेंगे, यहाँ इंटू a, और ऊंचाई भी a थी, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a³। ये आपका घन का आयतन हो जाएगा। तो ये देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर और घन का आयतन a³। नेक्स्ट देखते हैं आकृति हम। नेक्स्ट आकृति है लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन में क्या देखा है आपने, ये एक सिलेंडर नुमा संरचना रहती है। एक तरफ से देखिए, ऊपर आपके क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। और सबसे पहले हम इसके बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो सबसे पहला फॉर्मूला याद करते हैं हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, ये आपका वृत्त है, वृत्त की परिधि कितनी हुई 2πr, और इसमें क्या आ रहा है, ऊंचाई आ रही है, तो ऊंचाई को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2πrh इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, और पूरा संपूर्ण का आपको निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पूरे का। तो आपको क्या करना है, 2πr और किससे मल्टीप्लाई होगा है, r+s से, यानी कि एक तो हो गया आपका 2πr² इसका, और आपके साथ में क्या होगा 2πrh, 2πr कॉमन ले लेंगे आप, अंदर बचा r+h। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा है आपका बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या हुआ, पूरा एरिया कवर कराया आपने, ये और ये, तो आपका फॉर्मूला हो गया πr² × h। ये आपको याद रखना है बेलन का आयतन। ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका शंकु। शंकु में बात करते हैं हम। शंकु क्या होती है, बर्थडे पे आपने कैप पहनाई होगी बच्चों को, आपने भी पहनी होगी, तो वो एक शंकुनुमा संरचना होती है। तो उसी के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का देखेंगे, उसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, और उसी का आयतन देखेंगे हम। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, πrl। एल क्या है यहाँ पर, तिर्यक लंबाई है, तो πrl आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, πr × r+l, πr × r+l। अगर इसकी आयतन का बात करेंगे हम, शंकु के आयतन का, तो πr² ये किसका हुआ, बेलन का, इसमें हम 3 का भाग दे देंगे तो ये शंकु का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या हुआ, πr²h, और 3 का भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, शंकु का आयतन πr²h/3। ये आपके शंकु का आयतन हो गया। और लास्ट है आपके गोले का आयतन। ये गोला हुआ, गोला और वृत्त में एक डिफरेंस है, गोला ठोस होता है, वृत्त आपका नॉर्मल होता है, और गोला एक तरीके से गेंद हुई वो आपके गोले में आएगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4πr², और गोले का आयतन क्या हो गया, इसमें 3 का भाग दे देंगे, 4 और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो इसको सीधा आप ऐसे याद रख सकते हैं, 4/3 πr³, 4/3 πr³, या आपके गोले का आयतन हो गया। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, πr²। इसको हम काट देंगे बीच में से, तो ये अर्धगोला हो जाएगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हुआ, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 का भाग देंगे आधे होने पर, तो ये 2πr² हो जाएगा। ये तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो एक ज़्यादा हो जाएगा वो, यानी कि 3πr² हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, 2πr², और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, 3πr²। और गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना हुआ, आधा काटा है हमने तो 2 का भाग देंगे वही, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा आपका 2/3 πr³, 2/3 πr³, और गोले का आयतन 4/3 πr³। तो ये थे सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपके, किसके, घनाभ के, घन के, बेलन के, शंकु का और गोले का, सभी के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आप सभी को याद करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो उनमें ये आएंगे, तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें, जिससे एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 13 आपका सांख्यिकी कक्षा 10 गणित से। तो सांख्यिकी में क्या क्या होता है, माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है, इन सभी के फॉर्मूले देखेंगे हम कैसे बनते हैं, और क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट बिंदु रहने वाले हैं सभी को देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और हर एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको टाइम से मिल सके। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सांख्यिकी के अंदर हम माध्य की। तो माध्य में भी
आपके दो तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना है हमें, और दूसरा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, जिसे हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैसे निकालते हैं, जितने भी हमको आंकड़े दे रखे हैं उन सभी का योग करना है, और जितने आंकड़े आपको दे रखे हैं उनकी टोटल संख्या निकाल के उसका भाग देना है। सपोज आपको वैल्यू दे रखी है 1, 3, 6, 2, 5, तो माध्य क्या होगा, इन सभी को आपको जोड़ना है। और ये टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का आपको भाग देना है। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर इन सभी संख्याओं का जोड़ आएगा। तो ये आपका माध्य हुआ अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं इसे, कौन सी विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे हम, आपको दे रखा होगा f(x) दे रखा होगा, तो सभी f(x) का जोड़ बटा में जितने भी f हैं उनका संख्या वो कितनी है, वो इसमें है आपकी कल्पित माध्य विधि से, और दूसरा है पग विचलन विधि से। तो माध्य निकालना है हमें कल्पित माध्य विधि से, तो कैसे निकालेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या हुआ आपका कल्पित माध्य हुआ, और डी क्या हुआ आपका xi माइनस ए। पग विचलन विधि से कैसे निकालेंगे, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए आपका कल्पित माध्य हुआ, और u आपको क्या हुआ xi माइनस ए अपॉन एच। दूसरा आपको माध्य निकालना है, तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य का ये फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। आपको ये याद रखना है कि L को क्या कहते हैं हम, F को क्या कहते हैं, H को क्या कहते हैं, N और CF को क्या कहते हैं। तो L हमारा क्या हुआ, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। सपोज आपको आपकी सीमाएं दे रखी हैं, आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो अगर हमारी ये सीमा हमने ली है तो इसमें निम्न सीमा क्या हुई, इसके अंदर 10 हुई, तो 10 हमारा क्या हो गया, L हो गया। N है हमारी प्रेक्षणों की संख्या, टोटल कितने प्रेक्षण हैं उनकी संख्या। CF क्या हुआ आपका, CF आपका हुआ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F क्या हुआ, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H क्या हुआ आपका, वर्ग माप हुआ। और इसी प्रकार बहुलक का सूत्र आपको याद रखना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L आपका वही हुआ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H हुआ आपका वर्ग माप, F1 हुआ आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 हुआ आपका बहुलक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 हुआ आपका बहुलक वर्ग ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये थे सारे फॉर्मूले इसके, माध्य के, माध्यक के और बहुलक के। इन तीनों को याद कर लीजिएगा। एक सवाल इनमें से ज़रूर आएगा, चाहे वो माध्यक का आए चाहे बहुलक का आए, या माध्य, अगर छोटा आएगा तो माध्य से आएगा, अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा, बड़े 7-8 नंबर का सवाल आएगा, 5-6 नंबर का, तो माध्य या माध्यक से आएगा। तो इन तीनों को याद कर लें। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो उन्हें भी ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का लास्ट जो चैप्टर है, लास्ट पार्ट, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, उसके महत्वपूर्ण बिंदु और फॉर्मूलों के बारे में। तो यह हमारा लास्ट टॉपिक है कक्षा 10 गणित से, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या प्रायिकता होती है और उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, सभी को देखते हैं। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों प्राइवेट ग्रुप हैं,
तो इनको भी ज्वाइन करके रखें, तो हर अपडेट आपको टाइम से मिल जाएगी। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता को हम डिनोट करते हैं PE से। तो ये क्या होती है? घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में क्या आएगा? सभी संभव परिणामों की संख्या। घटना E के अनुकूल, कितने इसके अनुकूल परिणाम है उनकी संख्या, और नीचे टोटल संभव परिणामों की संख्या। दूसरा बिंदु है आपका घटना E के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ये आपके होने की प्रायिकता है, और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? घटना E के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो 1 में से हम इसको घटा देंगे, 1 में से हम PE को घटा देंगे तो हमारी घटित नहीं होने की प्रायिकता, ये घटित होने की प्रायिकता है, 1 में से घटित होने की प्रायिकता को घटा देंगे तो घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। अभी आपको हम पॉइंट्स बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु बता रहे हैं और फॉर्मूले बता रहे हैं। आगे के वीडियो में हम आपको इनके एक एक उदाहरण भी बताएंगे जिससे आप और ढंग से समझ पाएँ। थर्ड बिंदु है आपका प्रायिकता का मान। तो प्रायिकता का मान किस किस के बीच में होता है? ये या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या फिर इन दोनों के बीच में रहेगा। तो ये देखिए प्रायिकता का मान P 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर या फिर 1 के बराबर या 1 से छोटा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। ना ये 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। फोर्थ बिंदु है असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन्हें याद करके रखें आप, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकते हैं ये। तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। 5 नंबर बिंदु है आपका किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। और लास्ट बिंदु है आपका लीप वर्ष में 366 दिन और अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष क्या होता है? जिसमें फरवरी माह के अंदर 29 दिन होते हैं, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है आपका, वरना एक साल में आपके कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और जिस साल में फरवरी 29 महीने की होती है उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन। तो ये थे आपके सभी टॉपिक कक्षा 10 गणित के, उनके सूत्र, उनके महत्वपूर्ण बिंदु हमने करवा दिए हैं। तो आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, और एक वीडियो और लेकर आएंगे हम आपके लिए जिसमें सभी पाठों का सार एक ही वीडियो के अंदर रहेगा, तो आप वो भी देख लें। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे हम, आपकी मैथ कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।